बीबीसी दुनिया में आज देखिए एनजीओ पर भारत सरकार की एक रोक। सहायता एजेंसियों ने बीबीसी से कहा कि सरकार की पाबंदियों की वजह से वो भारत में कोविड मरीजों की नहीं कर पा रही मदद। सरकार ने कहा फंडिंग के दुरुपयोग की वजह से कानून में किया गया है बदलाव। ज्यादा वजन वाले लोगों को क्यों अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करता है कोरोना? भारत में भी देखा जा रहा है ये ट्रेंड। क्या है इसकी वजह? भारत में एक दिन में आए कोरोना संक्रमण के 2,76,000 से ज्यादा मामले और 3,800 से ज्यादा लोगों की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माना भारत गुजर रहा है मुश्किल दौर से। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने कहा कि भारत में मिला कोरोना वेरिएंट ला सकता है ब्रिटेन में एक और कोविड लहर। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट और ट्रेस सिस्टम में खामी है इसकी आंशिक वजह। ब्रिटेन के ब्लैकबर्न में बढ़े भारतीय वेरिएंट के मामले। और हमास के एक शीर्ष नेता का दावा, अगले 1-2 दिनों में हो सकता है उनके और इजरायली सेना के बीच युद्ध विराम। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा जब तक इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक गजा पर हमले जारी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। बीबीसी को पता चला है कि भारत सरकार एक कानून के जरिए एनजीओज को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिवाइस मुहैया कराने से रोक रही है, जिसकी कोरोना के मरीजों को सख्त जरूरत है। इसके लिए सरकार ने पिछले साल कोरोना की पहली लहर के पीक के दौरान ही फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया। सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। देखिए बीबीसी संवाददाता सीमा कोटेचा की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस से भारत के तमाम हिस्से बुरी तरह प्रभावित हैं और हालात भयावह बने हुए हैं। अपनों को खोने की कहानियों का कोई अंत नहीं, लेकिन जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी कानून उनके रास्ते में आ रहे हैं। खेल ये है कि आपको कागजों में इतना उलझा दिया जाए कि आप काम ही ना कर पाएं, या फिर डर से आप अपना ऑपरेशन ही बंद कर दें। और इसके पीछे है विदेशी सहायता नियम कानून, जिसमें कोरोना की पहली लहर के पीक के दौरान संशोधन कर दिया गया। इसका मतलब था कि एनजीओ और चैरिटी संस्थाएं काम करने से पहले एफसीआरए में रजिस्टर अवश्य करवाएं। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक विदेशों से आने वाले किसी भी फंडिंग को पहले नई दिल्ली के निश्चित एसबीआई ब्रांचों में रखना अनिवार्य हो गया। अब एनजीओ दूसरी चैरिटी संस्थाओं तक भी विदेशी मदद नहीं पहुंचा सकती थी, यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी बंद हो गई। हालांकि हमने कई एनजीओ से बात की जिनका कहना था कि जरूरतमंदों तक जरूरी मदद पहुंचाने से उन्हें रोका जा रहा है। मौतों को रोकने और कोविड से लड़ने में मदद करने की हमारी क्षमता पर इस कानून की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। क्या आप ये कह रही हैं कि इस वजह से मौतें हो रही हैं? हाँ, काफी नुकसान हो रहा है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विदेशी सहायता वाली गतिविधियों पर संदेह करती है। अतीत में उन्होंने कई प्रमुख चैरिटी संस्थाओं पर आर्थिक विकास रोकने का आरोप लगाया। उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है, उनकी आवाज कानून के जरिए बंद करा दी जाती है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह अधिक पारदर्शिता लाने और विदेशी सहायता के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। ये बेहद अजीब और गलत निष्कर्ष है। कुछ बड़े नाम हैं। हमने एमनेस्टी से बात की, कुछ और लोगों से बात की जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहती। मुद्दा ये है कि इस देश में कानून है। अगर आप भारत को अलग नज़र से देखना चाहती हैं, जैसे भारत कोई छोटा बनाना रिपब्लिक हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हम अपने कानून बनाते हैं। हम एक संप्रभु मुल्क हैं। जिस तरह भारत में कोविड संकट बना हुआ है, एनजीओज और ज्यादा मौतों को लेकर चिंतित है और इसके लिए वो गैर जरूरी नौकरशाही और पाबंदियों को वजह मानती हैं। लेकिन अब भी कुछ एनजीओ कोरोना प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे समय में जब लोग ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी से जान गंवा रहे हैं, कश्मीर की एक संस्था ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद कर रही है। इस संस्था ने श्रीनगर में ऑक्सीजन की सुविधा वाला 100 बेड का एक कोविड सेंटर बनाने में प्रशासन की मदद भी की है। बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा ने इस संस्था के अध्यक्ष से बात की।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत में रोजाना रिकॉर्ड संख्या में लोग संक्रमण और मौत का शिकार हो रहे हैं। यही हाल कश्मीर का भी है, जहां हर ओर से मदद की गुहार लगाने वाले फोन किए जा रहे हैं। अथरुट नाम की एक संस्था ऐसे कई जरूरतमंदों की मदद कर रही है। अथरुट इज एक्चुअली कश्मीरी, टिपिकल कश्मीरी वर्ड। अथरूट एक खालिस कश्मीरी शब्द है जिसका मतलब अपने हाथों से किसी की मदद करना होता है। पिछले साल हमारे पास हर 10 मिनट में 10 फोन आते थे, जिनमें से 8 लोग खाने और 2 लोग ऑक्सीजन की मदद मांगते थे। आज 1 मिनट में 10 कॉलें आती। देखिए, इसको समझ लीजिए आप। 1 मिनट में 10 कॉलें आती हैं और 10 कॉलें आती हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। सब इस वक्त परेशान हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस कश्मीर में पानव प्रसार रहा था, तब अथरुट ने करीब 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे थे। अब यही कंसंट्रेटर्स कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी से जूझते कोरोना मरीजों को दिए जा रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार करते मरीजों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। जब आपके पास SOS कॉल्स आती है, अथरुट कैसे मोबिलाइज करता है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो या आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो। अगर किसी को वेंटिलेटर क्या कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत होती है, तो 15-20 दिन के बाद वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री हो जाता है। तो अभी हमारे पास 300 के करीब लोगों ने जो है अपना नाम दर्ज करा के रखा है। ठीक है, तो उनको हम वापस कॉल करते हैं कि भाई मशीन आई है, आप आके ले जाइए। हाल ही में अथरुट और श्रीनगर प्रशासन ने मिलकर 100 बिस्तरों वाले एक कोविड फैसिलिटी शुरू की है। यहाँ हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी है। असल में जो हम तस्वीरें देख रहे थे मीडिया पर कि लोग जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो लोगों को दुहार लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन दे। तो हमने सोचा कि अगर ऐसे हालात यहाँ पर हो जाएंगे तो क्या हमारे घर वालों को भी ऐसे ही जूझना पड़ेगा। बशीर चाहते हैं कि पूरी कश्मीर घाटी में ऐसी फैसिलिटी स्थापित की जाए। उनकी संस्था गरीब परिवारों को खाना और जरूरी सामान भी मुहैया करा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में 29 अप्रैल से ही पूरा लॉकडाउन लागू है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। आमिर पीरजादा, BBC न्यूज, श्रीनगर। और मोटे लोगों को गंभीर कोविड होने का खतरा ज्यादा है। भारत में भी दूसरी लहर में हुई मौत के आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा वजन होने की वजह से कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। मोटे लोगों को आखिर कैसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है कोरोना, आइए जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मुझे कोविड हुआ तो संभव है मेरी मौत हो जाए। फिल की तरह मोटा होने पर कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। फिल का अब तक का सबसे ज्यादा वजन 160 किलो था। कोरोना होने पर उन्हें ICU में भर्ती होना पड़ा था। मैंने और मेरी पत्नी ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन ये पहले जैसा नहीं था। मैं एम्बुलेंस में रोता रहा। ये दिल तोड़ देने वाला था। जिस वार्ड में मैं था वहाँ 2 लोगों की मौत हो गई। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब कुछ करना ही होगा। अपने खान पान में बदलाव कर फिल ने 40 किलो से ज्यादा वजन घटा लिया है। कोरोना के शुरुआती दिनों से यानी मार्च 2020 से पहले ब्रिटेन के अस्पतालों में करीब 10 लाख मामले ऐसे आए जिन्हें मोटापे से संबंधित समस्याएं थी। स्कॉटलैंड के शोधकर्ता अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मोटे लोगों के लिए इतना खतरनाक क्यों है। मोटे लोगों पर वायरस का ज्यादा बड़ा संक्रमण हो सकता है। जितना ज्यादा वायरस लोड होगा, प्रतिरक्षा तंत्र को उतना ही सक्रिय होना होगा। पर मोटे लोगों की रक्त कोशिकाएं कम लचीली हो जाती हैं और खून गाढ़ा होने लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सबूत हैं कि महामारी के दौरान ज्यादातर लोगों का वजन बढ़ा है। लोगों का 2 से 3 किलो वजन बढ़ा है। कई लोगों ने ज्यादा वजन बढ़ाया है। ये खासकर महिलाओं, युवाओं या फिर गरीब इलाकों में रह रहे लोगों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकारों पर दबाव बढ़ जाता है कि वो मोटापे की समस्या पर तुरंत कदम उठाएं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि टीकाकरण में तेजी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं फिर से शुरू करना सुरक्षित नहीं है। WHO के यूरोप के चीफ ने कहा कि स्थिति अब भी नाजुक है, खासतौर से नए वेरिएंट्स के चलते। यानी अब भी सावधानी बरतनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं नहीं करनी चाहिए।
वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे ओलंपिक को लेकर जापानी लोगों में क्यों बढ़ रहा है गुस्सा। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं नेहा भटनागर। दुनिया भर से युद्ध विराम की तमाम अपीलों के बावजूद गजा पर इजरायली बमबारी जारी है। आज सुबह उत्तरी गजा में इजरायल ने 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। रात भर भी धमाकों की आवाज गूंजती रही। इजरायल लगातार दावा कर रहा है कि वो हमास नेताओं और उनके हथियारों के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। वहीं फलस्तीनियों ने इजरायल पर जो रॉकेट दागे उनमें ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। हालांकि हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में युद्ध विराम हो सकता है। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन इस पर और जानकारी दे रहे हैं। इसराइल और हमास दोनों ही दावा करेंगे कि उनका जो लक्ष्य था वो उन्होंने हासिल कर लिया। इसराइल कहेगा कि उसने हमास के सभी हमलों को बुरी तरह नाकाम कर दिया। वहीं हमास कहेगा कि उसने दिखा दिया है कि वो फलस्तीनियों के लिए यरूशलेम की हमेशा रक्षा करेगा और जब तक दोनों ही पक्ष अपने को सही ठहराते रहेंगे तब तक आगे भी दिक्कतें पैदा होती रहेंगी। लेकिन इसराइली लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करेगी वो ये है कि यहाँ रहने वाले यहूदियों और अरब लोगों में जो शांति बनी हुई थी वो अब टूट चुकी है। इसराइल के लिए ये सबसे बड़ी चिंता है। और अब बात टोक्यो ओलंपिक्स की, जिनके शुरू होने में अब महज 2 महीने ही बाकी हैं। लेकिन जापान के 80% लोग चाहते हैं कि खेल रद्द कर दिए जाएं। इस हफ्ते हुए एक पोल में ये बात सामने आई। जापान कोरोना संक्रमण की चौथी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों के मुताबिक ओलंपिक करवाना एक अच्छा आइडिया नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मुताबिक खेलों का आयोजन पूरी तरह से सुरक्षित होगा। जापान से बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड हेस की रिपोर्ट। ओलंपिक के इतिहास में इससे पहले शायद ही कभी मेजबान देश के लोगों ने खेलों का इतना विरोध किया हो। जापान में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात के बीच ओलंपिक के खिलाफ लोगों के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। ये 2 पेज का विज्ञापन यहाँ के कई अखबारों में छपा। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का फोटो है, जब जापानी बच्चे अमेरिकी फौज से निपटने के लिए डंडों से लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं। विज्ञापन के मुताबिक अब दुश्मन अमेरिका नहीं, कोविड है। देश में न वैक्सीन है न कोरोना की दवा। क्या हम इन डंडों से कोरोना को भगाएंगे? देश में कोरोना की चौथी लहर चल रही है, लेकिन यहां टीकाकरण नाम मात्र का हुआ है। कुल आबादी के सिर्फ 3% लोगों को ही पहली डोज लग पाई है। ये मध्य जापान का नागोया शहर है। यहाँ कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी इस बात से नाराज हैं कि उनसे ओलंपिक गेम्स के लिए वॉलंटियर बनने को कहा गया है, वो भी ऐसे समय में जब अस्पतालों में उनकी कहीं ज्यादा जरूरत है। ये एक युवा नर्स हैं जो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती। उन्होंने कोरोना मरीजों से भरे अस्पतालों को देखा है। हमारे पास मरीजों के लिए ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही पर्याप्त बेड। लोग घरों में मर रहे हैं क्योंकि उन्हें अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पा रहे और ऐसे में वो ओलंपिक खेलों में वॉलंटियर के तौर पर 500 नर्सेस चाहते हैं। इसका मतलब कई कोरोना मरीजों को वो देखभाल नहीं मिल पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है। कामो शहर के पास स्थित निगाटा के ये धान के खेत, ये उत्तरी जापान में है जहां रूस की जिम्नास्टिक टीम आने वाली थी। कामो के कुछ युवा जिम्नास्ट यहां अपने हाथ आजमा रहे हैं। ये जगह रूसी टीम के लिए तैयार की जा रही थी। तकाशी इकराशी ने मुझे बताया कि इस पूरे इंतजाम में 5 लाख अमेरिकी डॉलर का खर्च आया, लेकिन कोरोना की वजह से अब रूसी टीम यहां नहीं आएगी। लंबे समय से जापान में रह रहे स्पोर्ट्स प्रमोटर रॉबर्ट मास कहते हैं कि ओलंपिक खेलों को टालना ही एकमात्र समाधान है। जब भी आप आयोजकों से पूछो कि 2022 में गेम्स को आयोजित कराने के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो वो फट से मना कर देते हैं। वो तपाक से कहते हैं कि हम 2022 में खेलों का आयोजन नहीं करेंगे, या तो ये अभी होंगे या कभी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से 2022 में ओलंपिक गेम्स कराने के लिए हम बेहतर तरीके से तैयार होंगे। लेकिन लगता है कि खेलों को टालने का फैसला अब नहीं होगा। अब तो यही लगता है कि या तो गेम्स इसी साल होंगे या हमेशा के लिए रद्द होंगे। कामों के इन युवा जिम्नास्टों के पास मौका था दुनिया के नामचीन एथलीटों को वेलकम करने का, लेकिन ये सपना अब धुंधला सा पड़ रहा है।
क्या आपने किसी रोबोट को पेंटिंग करते देखा है? मिलवाएंगे ऐसे ही एक पेंटर रोबोट से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं नेहा भटनागर और अब मिलिए एडा से, जिनकी बनाई पेंटिंग लंदन के एक म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखी गई है। एडा एक रोबोट आर्टिस्ट हैं जो न सिर्फ बोल सकती हैं बल्कि अपनी तस्वीर भी बना लेती हैं। इस तरक्की को देखते हुए जहन में ये सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला पड़ाव आखिर क्या हो सकता है। देखिए बीबीसी संवाददाता डेविड सिलिटो की ये रिपोर्ट। मिलिए रोबोट कलाकार एडा से। ये धीमी स्थिर प्रक्रिया है पर है असरदार। एडा ने हाल ही में खुद की ये तस्वीरें बनाई हैं और वो बातें करने के लिए भी तैयार हैं। How are you today? आप कैसी हैं आज? I am well, thank you. How would you rate yourself as an artist? एक कलाकार के रूप में खुद को कैसे आंकेंगी? I love to be creative. I enjoy being someone who makes people think. ये सवालों के जवाब देती हैं। इनकी हर पेंटिंग अलग है। कह सकते हैं कि इनका अपना एक व्यक्तित्व है। Fundamentally, that's a funny question. I think the prospect of getting to know her is ये समझना वाकई दिलचस्प है। उनके बारे में जानने की संभावना भी गजब की है, लेकिन इन्हें बनाने वाले मानते हैं कि उनके बीच में एक तरह का रिश्ता है, भले ही वो दोनों तरफ से हो या ना हो। whether that's reciprocated or not. Ada, could you look across there? एडा, क्या आप कैमरे की ओर देख सकती हैं? We are all used to these days. इन दिनों हम सब मशीनों और फोन से बात करने के आदी हो गए हैं, लेकिन क्रिएटिव होना कुछ अलग ही है और ये थोड़ा हैरान करने वाला भी है। A little bit unsettling, a little unnerving. तकनीक के बारे में जो चीज़ हैरान करती है वो ये है कि इसमें आगे क्या होने वाला है ये हम नहीं बता सकते। एडा भविष्य की तकनीक की संभावनाओं का एक संकेत दे रही हैं और उनका आर्ट वर्क इस सवाल को और अहम बना देता है, पर क्या हम इससे खुश हैं? तो एडा आज पेंटिंग कर रही हैं, पर कल क्या होगा ये बड़ा सवाल है। और रोबोटिक आर्टिस्ट के बाद आपको दिखाते हैं एक और आर्टिस्ट का दिलचस्प काम। पेरिस में एक स्ट्रीट आर्टिस्ट ने आईफिल टावर का ऑप्टिकल इल्यूजन बनाया है, यानी देख के एक बार तो लगता है मानो असली आईफिल टावर ही है। पेपर कोलाज की मदद से आर्टिस्ट ने फ्रांस के इस मशहूर लैंडमार्क को अलग तरीके से पेश किया है और कल से कोविड नियमों में आई ढील के बाद लोगों ने भी इसका खूब ही मजा लिया। बीबीसी दुनिया में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।